नमस्कार साथियों, आज है दिनांक 18 जुलाई 2022। आज के दिन ही राष्ट्रपति पद के चुनाव का आयोजन किया जाता है। अपने इस पूरे सेशन में आज हम समझेंगे कि राष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है इसकी जिम्मेदारी किस कमीशन के अंतर्गत आती है। साथ के साथ हम ये चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के बारे में किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत बात कही गई है और जानेंगे क्या होता है इलेक्टोरल कॉलेज मतलब निर्वाचन मंडल क्या होता है राष्ट्रपति के लिए। साथ के साथ हम ये चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है इसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन किसका पार्टिसिपेशन नहीं होता है। साथ के साथ इसकी जो विधियां है इलेक्शन की या प्रोसेस है इसको जानने की कोशिश करेंगे और वह कौन सा व्यक्ति है, क्या क्वालिफिकेशन रखता है जो कि वो एक राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है। साथ के साथ एक और फार्मूला आपका जानेंगे 50% +1 का फार्मूला आखिर क्या है। आइए जानते हैं इसको डिटेल में। की शपथ लेता हूं कि On 25th July 2017, Ramnath Kovind took the oath and became the 14th President of India, the first citizen, the Commander-in-Chief of the Indian Armed Forces. The ruling BJP-led NDA has nominated Draupadi Murmu for the highest post, a former school teacher who later became the first woman governor of Jharkhand. The opposition has nominated Yashwant Sinha, a former IAS officer who later served as finance minister in Atal Bihari Vajpayee's government. So how does the President of India get elected? आइए अब हम चर्चा करते हैं डिटेल में। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 54 से लेकर अनुच्छेद 58 तक राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 54 के मुताबिक राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करेगा और कौन कौन इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होगा। संविधान के अनुच्छेद 55 यह बताता है कि राष्ट्रपति के चुनाव की क्या विधि होगी, मतलब कि विधि या प्रोसेस क्या होगा। इन सब की चर्चा अनुच्छेद 55 में की गई है। फिर आपका आता है अनुच्छेद 56। इसमें ये बात कही गई राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल की चर्चा की गई, मतलब कि टाइम ड्यूरेशन कि एक राष्ट्रपति कितने समय तक अपने कार्यकाल पे बना रह सकता है। फिर आता है आपका अनुच्छेद 57। इसमें ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन के लिए पात्र है या नहीं है, मतलब कि 57 ये बात बताता है कि अगर कोई राष्ट्रपति एक बार राष्ट्रपति बन चुका है क्या वह दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता रखता है या नहीं रखता है। ये बात आपकी अनुच्छेद 57 में कही गई है। फिर आपका आता है अनुच्छेद 58। यह बात बताता है कि राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, मतलब आपकी अगर राष्ट्रपति पद के लिए आप जाना चाहते हैं तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। यह आपका अनुच्छेद 58 के अंतर्गत चीज़ें आती हैं। इसी संविधान के मुताबिक जो भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव है वो चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसका आयोजन होता है। राष्ट्रपति के अलावा चुनाव आयोग भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, विधानसभाओं का चुनाव और अन्य सभी चुनाव को करवाता है। इसे भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही आयोजित किया जाता है। भारतीय संविधान में जो प्रावधान है उसके अलावा संविधान में ये भी कहा गया है अगर संसद को लगता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुछ नए नियम या कानून लाने की ज़रूरत है तो उसके लिए संसद के पास शक्ति प्रदान दी गई है और इस शक्ति का उपयोग करते हुए संसद ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 को पारित किया है। इस अधिनियम के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है उसे कम से कम 50 प्रस्तावकों एवं 50 समर्थकों के समर्थन की ज़रूरत पड़ती है, यानी उसे निर्धारित करना होगा तकरीबन 100 लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हों और वे उसके समर्थन में हैं और ये 100 लोग इसका साथ दे रहे हैं, यानी ऐसा ना हो कि वह व्यक्ति प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा हो जाए उसे कोई भी वोट ना मिले। इस तरह का पहले कई बार देखने को मिला है, इसलिए इतना बड़ा और कड़ा नियम निर्धारित किया गया है राष्ट्रपति चुनाव के लिए। ये तो रही राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कानूनी प्रक्रिया। आइए अब हम चर्चा करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव यानी कि निर्वाचन मंडल यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। आइए अब इसको जानते हैं। तो भारतीय संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट तरीके से होता है, यानी कि आम जनता राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकती। इंडियन पॉलिटी के अनुसार राष्ट्रपति भारत का केवल एक नॉमिनल हेड होता है, केवल एकमात्र का प्रमुख होता है। वो जो प्रमुख शक्तियाँ जो पावर है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। ऐसे में जब संविधान निर्माता इस पूरी प्रक्रिया को लेकर विचार विमर्श कर रहे थे तो उनका मानना था कि राष्ट्रपति
भारत का केवल एक औपचारिक प्रमुख है जो राष्ट्रपति के लिए चुनाव के प्रत्यक्ष प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रक्रिया में ज़्यादा खर्चा आता है। इसके लिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष प्रक्रिया को अपनाया गया है। आइए अब चर्चा कर लेते हैं निर्वाचन मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज की चर्चा करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं इनमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं। तो साल 1992 से पहले राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यानी जो भी राज्य थे उनकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते थे। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते थे। लेकिन 1992 में स्थिति बदल गई थी। 1992 में 70 संविधान संशोधन लागू किया गया और इस 70 संविधान संशोधन के मुताबिक दिल्ली और पौंडुचेरी जो कि विधानसभा है इसके प्रतिनिधि इस प्रक्रिया में अब हिस्सा ले सकेंगे। यानी कि वर्तमान समय में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य और दिल्ली और पौंडुचेरी के निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा संसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य इस प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे। आइए अब हम चर्चा करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में वो कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन सी प्रक्रिया, कौन कौन से लोग हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तो राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के मनोनीत यानी नॉमिनेटेड सदस्य और राज्य विधान परिषद के सदस्य निर्वाचक मंडल में हिस्सा नहीं ले सकते। तो दोस्तों हम लोगों ने जाना कि कौन से लोग हैं जो इलेक्टोरल कॉलेज में हिस्सा ले सकते हैं और कौन से लोग हैं जो इलेक्टोरल कॉलेज में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं आगे। राष्ट्रपति के चुनाव में कुल 4809 सदस्य हिस्सा लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। इसमें से 776 लोग संसद से होते हैं, जिनमें से 543 लोग लोकसभा से होते हैं और 233 लोग राज्यसभा से होते हैं। जबकि राज्य की जो विधानसभाएं हैं इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी की जो राज्यसभा है वहाँ से कुल 4033 सदस्य आते हैं, जो कि 2019 से पहले यह आंकड़ा 4120 के आसपास था। लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसके कारण जम्मू और कश्मीर की कुल विधानसभाएं जो कि सीट हैं 87 के को समाप्त कर दिया गया, जिसके चलते वर्तमान में यह आंकड़ा 4033 है। तो दोस्तों आप लोगों ने समझा कि इलेक्टोरल कॉलेज से संबंधित क्या बात थी, इसके बारे में हमने जानकारी इकट्ठा करी है। आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है और इसका क्या मेथड होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में दो लोग मतदान करते हैं, पहला एमपी यानी कि सांसद और एमएल यानी कि विधायक, और इन दोनों का जो मत होता है उसका कुछ मूल्य निर्धारित किया जाता है। हालांकि यह दिलचस्प बात यह है कि दोनों के मतों का जो मूल्य है वह अलग अलग होता है, यानी कि एमपी के मतों का मूल्य अलग होता है और एमएलए के मतों का जो मूल्य होता है वह अलग होता है। आइए अब जानते हैं इन मतों का जो मूल्य निर्धारण करने की जो संविधान का जो मेथड है वो मेथड क्या है, मतलब वो फार्मूला क्या है। आइए समझते हैं कि किस तरह मतों के मूल्य का निर्धारण किया जाता है। पहले समझते हैं कि कैसे विधायकों के मतों का मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है। तो एमएलए का जो मतों का मूल्य निर्धारित करने के लिए दो कारक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहला कारक है कि राज्य की जनसंख्या और दूसरा कारक है राज्य के विधायकों की संख्या, यानी कि राज्य में कितने एमएलए हैं। अब राज्य की जनसंख्या और उसके लिए 1971 की जनगणना का आधार माना जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि इस मेथड को कैसे अप्लाई किया गया। राज्य के जो कुल जनसंख्या है यानी टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से राज्य के कुल लेजिस्लेटिव यानी कि कुल विधायकों की संख्या से भाग देना होगा और इसके बाद जो पूरा मूल्य निकल कर आएगा उसे 1/1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 1000 से डिवाइड करना होगा। इस तरह से आप विधायकों की संख्या निकाल सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो बड़े राज्य में विधायकों का मत का मूल्य जो होगा वो ज़्यादा होगा और जो छोटे राज्य होंगे उन्हें विधायकों का जो मत का मूल्य होगा वो कम होगा। साथियों आपने समझा होगा कि प्रत्येक राज्य में एमएलए के जो मतों का मूल्य होता है वो अलग अलग होता है। आइए अब हम जान लेते हैं ऐसा क्यों कहा गया कि इसलिए कहा गया है क्योंकि जो बड़े राज्य के में जो विधायक या एमएल जो विधायक होते हैं उनका जो मत होता है उसकी मूल्य क्या होती है, ज़्यादा होती है, और जो छोटे राज्य होते हैं उनके मतों का जो मूल्य होता है वो कम होता है। इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के विधायकों का जो मूल्य है वो 208 है, जबकि सिक्किम के मतों का मूल्य 7 है, क्योंकि यूपी की जनसंख्या सिक्किम के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है।
जो उत्तर प्रदेश के विधायकों के मतों का मूल्य है वो अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा है, जबकि सिक्किम के राज्यों में विधायकों का जो मतों का मूल्य है वो सबसे कम है। तो इस तरह से यूपी के 403 जो विधायक हैं वो राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में कुल 83,824 वोटों का योगदान करते हैं, जबकि जो सिक्किम के 32 विधायक हैं वे राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में कुल 224 वोटों का योगदान देंगे, क्योंकि सिक्किम में विधायकों की जो संख्या कम है, जबकि यूपी के विधायकों की संख्या 403 है। इसके अलावा जो सिक्किम के विधायक हैं उनकी मतों का मूल्य भी काफ़ी कम होगा, तो इन साथ ही होंगे क्योंकि सिक्किम के तो साथ ही हैं। तो इस तरह से इस पूरे इलेक्टोरल कॉलेज में इनका योगदान कम रहेगा। अगर हम इस तरह सभी राज्यों की विधानसभाओं का मूल्य निकालें तो कुल 5.43 लाख होगा। आइए अब हम जान लेते हैं सांसदों के जो मूल्य की जो वोटों की जो मूल्य है वो कैसे निकाली जाएगी, यानी कि मेंबर ऑफ असेंबली के बारे में जानते हैं। तो जो सांसद होते हैं उनके मतों का जो मूल्य किस तरह से निर्धारित किया जाता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान में इस संबंध में संघवाद अवधारणा का पालन किया गया है। भारतीय संविधान के मुताबिक संसद के मतों का कुल मूल्य विधायकों के मतों का कुल मूल्य के बराबर होना चाहिए, यानी कि संसद के विधायकों को बराबर हिस्सेदारी देन होगी। आइए अब जान लेते हैं संसद का मूल्य का निर्धारण कैसे होता है। यहाँ पर हमें देखना होगा कि टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलएस, यानी कि एमएलएस के मतों का जो कुल मूल्य है उसे एमपीज के टोटल संख्या से डिवाइड करना होगा, और अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो इससे हमें प्राप्त हो जाएगा 700, मतलब कि एमपी की मतों की वैल्यू जो वो कुल 700 है, यानी कि एक एमपी की मत की वैल्यू 700 है। इस तरह से हमने देखा कि एमपी और एमएलए की मतों का कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है, इनडायरेक्ट प्रोसेस से होता है, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता भाग नहीं लेती है, सिर्फ एमपी और एमएलए से भाग लेते हैं। आइए हम जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रक्रिया होती है, जो ये उम्मीदवार आते हैं ये किस तरह से राष्ट्रपति जो पद के लिए जो व्यक्ति खड़ा होता है उसको किस तरह से मत करते हैं। हम लोग तो क्या करते हैं, जब वोट देने जाते हैं तो अपनी मनपसंद बटन दबा के चले आते हैं, हम इसको अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक उदाहरण लेके हम आपको समझाते हैं। मानिए 3 उम्मीदवार हैं, ए, बी और सी, ये राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हैं, और कोई 9 व्यक्ति हैं, मान लो 9 लोग हैं जो इनको वोट देने के लिए आए। कोई 9 व्यक्ति हैं जो ए, बी और सी को वोट देने के आए, लेकिन ये 9 लोग मिलकर ये नहीं कर सकते कि हम सिर्फ ए को वोट देंगे या हम बी को वोट देंगे या सिर्फ हम सी को वोट देंगे। बिल्कुल भी ये 9 लोग हैं अपनी मनमानी नहीं चला सकते। यहाँ पे जो काम प्रोसेस चलता है वो आपकी प्रेफरेंस और प्रायोरिटी पर कार्य करता है, ए, बी और सी। मानिए कि ये 3 लोग हैं, 3 उम्मीदवार हैं, ए, बी, सी, 1 2 1 2 1 2, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकेंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकेंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकेंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस। अब मानिए कि 9 लोगों में से ए को अपनी पहली प्रायोरिटी मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस को उसको दिया है, ए को दिया, कितने लोगों ने, 5 लोगों ने दिया है। कितना दिया, 5 लोगों को। और बी को कितने लोगों ने दिया, 2, और सी को 2। तो यहाँ पे जो वोट शेयर सबसे ज़्यादा किसके पास है, ए के पास है, 50% से ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे कौन विजेता हो गया, ए विजेता हो गया। मतलब कि राष्ट्रपति पद के लिए कौन विजेता हो गया, ए विजेता होगा, क्योंकि 50% से ज़्यादा या 50% होना चाहिए, तभी आप विजेता कहलाएंगे राष्ट्रपति पद के लिए। लेकिन ये अगर आंकड़े ना होकर कुछ और आंकड़े होते तो हम कैसे कहते हैं। मान लीजिए कि अगर इस 5 की जगह कुछ और है, 2 की जगह कुछ और है, जैसे कि 5 की जगह अब क्या किया, 9 में से 4 लोगों ने ए को अपनी पहली प्रेफरेंस मानी है। मतलब कि ए को 4 लोगों ने अपनी पहली प्रेफरेंस मानी है, बी को 3 लोगों ने अपनी पहली प्रेफरेंस मानी है, मतलब इसको 3 लोगों ने अपनी पहली प्रेफरेंस मानी है, और सी को 2 लोगों ने अपनी पहली प्रेफरेंस मानी है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ रही है ना। तो 9 में से 4 वोट ए के पास गई फर्स्ट प्रेफरेंस में, बी के पास 3 वोट गई फर्स्ट प्रेफरेंस में, सी के पास 2 वोट गई फर्स्ट प्रेफरेंस में। लेकिन 4 3 2 1, अब 9 में से 4 का वो निकालेंगे परसेंटेज, तो क्या होगा, यहाँ पे तो कोई फुलफिल हो नहीं, कोई 50% क्रॉस ही नहीं कर रहा, जिसके चलते ये तीनों क्या हो गए, तीनों इनवैलिड मान लिए जाएंगे, इनवैलिड मान लिए जाएंगे। तो क्या फिर से राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा, बिल्कुल नहीं कराया जाएगा। क्यों नहीं कराया जाएगा, आइए इसको जानते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव अब यहाँ पे देखा जाएगा
किस कैंडिडेट को सबसे कम मत मिले हैं, मतलब कि यानी किस कैंडिडेट को सबसे कम मत मिले हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको सी वाला कैंडिडेट है इसको सबसे कम मत मिले, यानी 2 ही मिले थे। अब इसमें देखा जाए कि सेकंड नंबर सी में जो सेकंड नंबर का प्रेफरेंस किसको दिया गया। अगर सेकंड नंबर का प्रेफरेंस आपका ए को दिया गया, थर्ड नंबर बी को दिया गया, तो यहाँ पे बी के पास जो सबसे कम वोट हैं तो उसके सेकंड नंबर की जो प्रेफरेंस होगी बी की, वो ट्रांसफ़र हो जाएगी किसमें, ए में। यानी कि ए था सेकंड नंबर पे प्रेफरेंस दिया गया था, तो ए की वोट कहाँ ट्रांसफ़र होंगी, ए में ट्रांसफ़र। सी की जो वोट है वो ए ट्रांसफ़र हो जाएंगी। और इस तरह से 4 + 1 = 5 हो जाएगा, मतलब कि ये सारे 4 हो जाएगा। और एक +1 लगता है, यानी +1, ये इनका फॉर्मूला है +1, यानी कि 50% +1 का फॉर्मूला होता है राष्ट्रपति पद को चुनने के लिए। तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई। इस तरह यहाँ पे ए जो है विजेता हो जाएगा। मान लीजिए कभी कभी ऐसे केसेस आ जाते हैं तो दोबारा इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, देखा जाता है कि किसको कम वोट मिले और सेकंड नंबर पे जिसको प्रेफरेंस मिला है वो जिसको ज़्यादा मिली उसमें ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, +1 जोड़ दिया जाता है, 50% ज़्यादा हो जाता है और वो व्यक्ति विजेता कहलाता है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी दोस्तों कि किस तरह से जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें लोग कैसे कैसे भागीदार और कैसे कैसे वोट पड़ते हैं। आइए अब हम ये जान लेते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए जो व्यक्ति जो उम्मीदवार खड़ा होता है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। इससे पहले हम ये समझते हैं कि भारत और अमेरिका में जो राष्ट्रपति पद पर होने वाले जो चुनाव होते हैं उन चुनाव में क्या मतलब समानता रखी गई है और क्या डिफरेंस रखे गए हैं। तो भारत में जो चुनाव में जो लिखा गया है, भारत के चुनाव में जो मतलब चीज़ मेंशन की गई वो लिखा है सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब जो उम्मीदवार खड़ा हो रहा है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। और अमेरिका के चुनाव में भी यही लाइन लिखी गई है सिटीजन ऑफ अमेरिका होना चाहिए, मतलब वो अमेरिका का ही बॉर्न होना चाहिए। फिर भी दोनों में अंतर क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। भारत के राष्ट्रपति के जो चुनाव में जो ये मेंशन किया गया है कि वो भारत का नागरिक, मतलब कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि वो पैदाइशी हो या ना हो, यानी कि भारत में जन्मा हो या ना जन्मा हो, ऐसा कहा गया है। क्योंकि भारत में जो नागरिकता लेने का जो प्रक्रिया प्रोसेस है वो कई तरीके से है। अगर वो व्यक्ति बाहर रह रहा है और उसके माता पिता भारत के हैं तो उसको भारत की क्या है नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अमेरिका की जो नागरिकता जो राष्ट्रपति पद के लिए जो व्यक्ति खड़ा होगा वो व्यक्ति अमेरिका के अंदर ही पैदा हुआ हो तभी वो राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है। लेकिन इंडिया में क्या है, वो व्यक्ति अगर बाहर भी पैदा हुआ है और उसके माँ बाप इंडिया में है तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है। ये सारी बात थी आपकी अमेरिका और इंडिया से संबंधित। ये डिफरेंस आप याद रखना क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहली जो क्वालिफिकेशन आती है वो आपकी क्वालिफिकेशन है सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर भारत का राष्ट्रपति बनना है तो आपको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। दूसरी बात, आपके जो वर्ष है वो 35 साल वर्ष की पूरी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो सकते हैं। तीसरी लाइन आती है क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी कि भारत के अंदर लोकसभा के एमपी के रूप में चुने जाने की योग्यता आप रखते हो। चौथी बात, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस, मतलब कि कोई भी ऑफिस आप होल्ड ना करें, मतलब कि प्रॉफिट के लिए, मतलब कि उसके पास किसी भी लाभ या पद, यानी लाभ का पद का अर्थ का जो इसका अर्थ जो निकल के आएगा वो अर्थ कुछ इस प्रकार है। इस प्रकार से समझिए कि जो व्यक्ति भारत की संचित निधि से धन ना लेता हो, यानी कि जो व्यक्ति कोई ऐसी पद पर ना हो जो कि भारत की जो संचित निधि है वहाँ से वो धन ना लेता हो और उस व्यक्ति को हम लाभ के पद पर काउंट ना करते हो, मतलब उस जो पद है उसको काउंट ना करते हो। और अगर वह व्यक्ति संचित निधि से यानी 266 के तहत जो भारत के पास निधि रखी है उसमें से पैसा नहीं लेता है तो वह व्यक्ति बिल्कुल सही माना जाएगा और वह व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए चुना जा सकता है। आइए अब हम जानते हैं कुछ और तथ्य। भारत में पहली बार राष्ट्रीय चुनाव कब हुआ था, तो वह हुआ था 2 मई 1952 को। और 2022 को राष्ट्रपति इलेक्शन जो कि भारत का 16वां इलेक्शन होगा दोस्तों। 25 जुलाई 2022 को रामनाथ कोविंद का आखिरी दिन होगा। तो साथियों डिटेल में हमने समझा कि किस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कौन कौन से अनुच्छेद कार्य करते हैं, कौन कौन सी विधियां काम करती है, क्या प्रोसेस होता है। साथ के साथ हमने जाना कौन से पार्टिसिपेट करता है, कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स अपने दोस्त जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सबको ये शेयर करिएगा दोस्तों।